नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस का एक हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन। और आप जानते ही हैं जीएस में इसमें हर साल जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उससे कम से कम 1, 2, 3 सवाल आता ही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में लेकर आए हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके संस्थापक एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम था और इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। बॉम्बे बोला जाता था उस समय और ये मुंबई में हुआ था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन यदि हम बोले तो बॉम्बे में ही हुआ था। और यहाँ फिर इसका जो प्रथम अध्यक्ष है उसके बारे में बात करें हम तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसका उद्देश्य यदि हम देखें तो भारतीयों को एक मंच प्रदान करना था वास्तव में, जैसे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से अधिकारों की मांग करना भी था। लेकिन क्योंकि इसकी स्थापना का जो संस्थापक है इसके वो ए.ओ. ह्यूम था, तो ऐसे भी कयास लगा जा रहे थे कि ये एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया समूह है या समिति है उस समय के नाम से। तो लेकिन अब इसका जो भी सच्चाई रहा, आगे ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए इसके सभी जो प्रमुख अधिवेशन है उसके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पर यदि बोले तो जो सबसे पहला अधिवेशन है वो हुआ था मुंबई में ही हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बनर्जी ये प्रथम अध्यक्ष थे और ये मुंबई में हुआ था। और इसका गठन साथ में इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसका गठन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और ये मुख्य रूप से इसके सभी अधिवेशनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट 85 हो गया और तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 85 में हुआ इसका ये। और इसका जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी था, इसका पहला अधिवेशन और सरकार से यही चीज संवाद करता था, मतलब सरकार से बात करता और जो भी आंदोलन है रणनीति है वो इसी के थ्रू होने लगा। अब आगे हम लोग बात करें 1986 का 1886 का, तो 1886 का जो अधिवेशन है वो कोलकाता में हुआ और इसके जो अध्यक्ष है वो दादा भाई नौरोजी थे और इसमें कांग्रेस को लोगों का भी समर्थन मिलने लगा। और साथ में आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बात याद रखना चाहिए, ये जो दादा भाई नौरोजी है वो प्रथम मतलब सिख है जो जिसको दूसरा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। या जैसे हम लोग देखें तो शुरू के जो 4 आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि पहला उसका स्थापना हो जाता है, दूसरा में कौन सिख प्रथम अध्यक्ष है तो दादा भाई नौरोजी था। और उसके बाद हम तीसरा यदि देखें तो ये हुआ था 87 में और ये मद्रास में हुआ था और मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो है यदि हम देखें तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ, यहाँ इसको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में याद किया जाता है। तो तीसरा जो है वो चीज आपको जानना है कि तीसरा जो अधिवेशन है मद्रास में हुआ था, पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा जो है मद्रास में इसके अध्यक्ष। और इसमें धार्मिक एकता पर जोर दिया गया। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज बता दूं कि चौथा 1888 में हुआ था और 1888 में यदि हम देखें तो 1800 जो 88 है चौथा अधिवेशन ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। और इसके थे जो प्रथम अंग्रेज ये थे यूल, तो इसको बोला जाता है कि प्रथम जो अंग्रेज है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो अंग्रेजी पर्सन है ये यूल थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें वही है कि प्रथम में जो उसका स्थापना है, दूसरे में उसका हम लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी प्रथम सिख और दूसरे में हम लोग देखते हैं प्रथम मुस्लिम और तीसरे में हम लोग फिर देखते हैं फिर चौथे नंबर में जो इलाहाबाद में हुआ था वो हुआ था प्रथम अंग्रेज अधिकारी यूल था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ये चौथे अधिवेशन में। और इसके बाद जब हम आगे और बहुत महत्वपूर्ण बैठकों को देखते हैं तो ये 1896 में जो कोलकाता में हुआ ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोलकाता है यहाँ दादा भाई नौरोजी फिर से यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो कुल मिला के 3 बार अध्यक्ष बने थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर 1896 में ही पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम जो है फर्स्ट गीत जो बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित है वो गाया गया था। तो ये 1896 का कई प्रकार से सवाल आता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया या वंदे मातरम प्रथम बार कब गाया गया, तो इन रूपों में। तो 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आपको 1896 वाला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 1905 का। तो 1905 का जो है वो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इसका जो है बंग भंग
का विरोध, बंग भंग मतलब 1905 में जानते हैं जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम का है। बंगाल विभाजन का यहाँ पर विरोध किया गया था और आप जानते हैं कि जो जुलाई में इसका प्रस्ताव पारित हुआ और अक्टूबर में इसका जो कार्यान्वयन हुआ था बंगाल को, और उसको दो भागों में अलग बांट दिया गया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी ऐसे करके, तो उसका विरोध किया गया था 1905 का अधिवेशन। फिर आता है अगला अधिवेशन 1906 का। यहाँ पर देखिए कि दादा भाई नौरोजी फिर से है, तो आपको ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में और 1896 में और 1906 में, तो कुल मिला के ये 3 बार दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये सवाल भी बन सकता है तो कोई भी एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा स्वराज की पहली मांग है वो 1906 में ही पहली बार रखा गया था कि स्वराज प्राप्ति के लिए पहली बार मांग यहाँ किया था कि अंग्रेज हमको क्या दे, हमको स्वराज प्रदान करे और यहाँ से चले जाए, ऐसा जो भी था। पहले अंदरूनी मांगों पर ही स्वराज के लिए प्रयासरत थे हम लोग, तो उसके लिए ये बोला गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद और महत्वपूर्ण होता है सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसका कारण भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इस समय जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था, और साथ में इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, जो कांग्रेस है वो 2 भागों में बंट गया, एक गरम दल और एक नरम दल, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। और यहाँ से जो गरम दल वाले थे, लाल बाल पाल जिसके नाम से जाना जाता है, हम लोग लाल और बाल और पाल, तो मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो ये लोग जो गरम दल वाले थे वहां से वो लोग अलग हो गए थे। तो ये सूरत का अधिवेशन 1907 का ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार से सवाल बनता है कि गरम दल और नरम दल कब एक दूसरे से अलग हुए, साथ में ये किस अधिवेशन में हुआ या यह कहां पर हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इससे 1907 अधिवेशन से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला देखते हैं 1911 कोलकाता का अधिवेशन। तो ये कोलकाता का अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर ने किया था और यहाँ पर बंगाल पुनर्गठन का स्वागत किया गया था, क्योंकि 1911 में ही, दिसंबर 1911 में ही क्या हुआ था, यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए थे और उसी ने जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया था, और जो भारत की राजधानी है 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली बना था, जो क्रियान्वयन जो है वास्तव में 1912 से हुआ था, लेकिन उसकी घोषणा दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। तो इसलिए 1911 बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल का पुनर्गठन किया गया। पहले जो अलग अलग पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ऐसे जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और उसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया, जिससे उड़ीसा बंगाल ऐसे करके विभाजित किया गया। तो इसका कांग्रेस ने स्वागत किया इस अधिवेशन का। तो 1911 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भारत की राजधानी बदलने की घोषणा के लिए ज्यादातर जाना जाता है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो 1916 का है, और 1916 में क्या हुआ था, तो 1916 का जो अध्यक्षता है वो A.C. मजूमदार ने किया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इसी समय समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और अगला जो अधिवेशन है वो हुआ था 1917 का, और 1917 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि हमारा सवाल सबसे ज्यादा बनता है कि एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। उस समय का ये प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुआ। तो एनी बेसेंट हालांकि विदेशी थी, लेकिन ये प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी, तो इसलिए इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें होम रूल को आंदोलन को समर्थन दिया था, तो इन्होंने होम रूल का भी स्थापना किया था एनी बेसेंट ने, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। साथ में इसी समय 1617 में ही जो दल अलग हुआ था, गरम दल और नरम दल, वो दोनों फिर से एक हो गए थे, तो ये चीज का भी हमको ध्यान रखना है। आगे जो हमारा अधिवेशन हुआ है वो हुआ था अमृतसर में 1919 को हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल जी ने किया था। और इसमें जो रोलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसका विरोध किया था, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा कि वहां जो जनरल डायर है वो गोली चला दिया था, और शांतिपूर्ण रूप से जो भी जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे उसमें हजारों लोग मारा गया था। जबकि जो हंटर कमीशन बनाया गया था और उन्होंने जो हंटर आयोग ने अपना सिफारिश दिया उस हिसाब से केवल 379 लोगों की मरने का बात बोला गया, जो पूरी तरीके से झूठ था या गलत था, जबकि यहाँ हजारों से भी ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। तो इस घटना के बाद ये हुआ था, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और अगला जो अधिवेशन है 1920 का जो नागपुर में होता है, और इसका अध्यक्षता चितरंजन दास जी ने किया था।
और इसी में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 से ही शुरू हुआ था। तो ये बात हमको ध्यान रखना है, और इसी से फिर इसकी शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 से, और 1 अगस्त 1920 को ही इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का भी मृत्यु हुआ था, और उसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुआ था। और अगला जो हमारा आंदोलन है वो सबसे प्रमुख, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था बेलगाम। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। तो ये चीज का भी ध्यान हमको रखना है। और इसमें महात्मा गांधी जी ने केवल एकमात्र अध्यक्षता किया था, वो बेलगाम में है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कई प्रकार से सवाल आता है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में किया या कब किया, और बेलगाम ये कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अगला अधिवेशन आते हैं जो 1925 में हुआ था, और अपने आप में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कानपुर में तो हुआ था, 1925 में हुआ था। इसमें और कई सारी घटनाएं, लेकिन इसमें सबसे बहुत प्रमुख है तो कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, और वो कौन बनी? सरोजिनी नायडू। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहली जो है ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो ये चीज सवाल आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि पहली महिला यदि हम बोले तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो एक विदेशी थी। तो पहली महिला बोलेगा केवल तब वो एनी बेसेंट है। और यदि बोला जाता है कि प्रथम भारतीय महिला किसने अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष बना, किस अधिवेशन में बना, कहाँ हुआ था ऐसा, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये चीज का ध्यान रखना। हालांकि ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन प्रथम या भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला 1927 का अधिवेशन आता है। और 1927 का अधिवेशन क्यों है? क्योंकि 1928 में ही क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका जो है 1927 में जो हुआ, तो जो कमीशन बन गया था, ये बना था साइमन कमीशन इंग्लैंड में, जो भी क्योंकि भारत के लिए नियम धर्म बनता था, तो इंग्लैंड में जो उसकी संसद है वहां बनता था, और वहां से यहाँ आने में कुछ समय उसको लगता था। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इस जो अधिवेशन है उसमें जो साइमन कमीशन भारत आने वाला था उसका विरोध किया गया था। तो ये इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बाद अगला हमारा अधिवेशन आता है 1928 का। तो 1928 का अधिवेशन कोलकाता में होता है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, यदि अधिवेशन के बारे में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ? तो कोलकाता में सबसे ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद मद्रास में हुआ, उसके बाद हुआ मुंबई में। तो सबसे ज्यादा अधिवेशन प्रायः उस समय कोलकाता, और कोलकाता क्योंकि ये कहाँ आता है? बंगाल में, और बंगाल भी अंग्रेजों का या सबसे प्रमुख जगह था, सबसे संपन्न जगह था, तो वहां पर प्रायः हुआ है। तो एक बात आप ये भी नोटिस कर लेना कि कहीं कोई भी सवाल जैसे आ जाता है कि सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये सबसे ज्यादा बार कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो ये चीज का भी हमको ध्यान रखना है, बंगाल में अधिवेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। और इसी समय नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया। और ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं, ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने ये किया था प्रस्तुत। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में जैसे ऑप्शन आता है आपके पास, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। तो उसका जो है नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया, कि आपको दे दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या दोनों, या कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन में। तो नेहरू रिपोर्ट में ध्यान रखना है कि उसके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी इसने मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था कि भारत को कैसे स्वतंत्रता दिया जाए उस मैटर में। तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दिया था उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन सार रूप में यही था कि आंतरिक मामलों को भारतवासी देखे और बाहरी मामलों को क्या है वो अंग्रेज ही देखे। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर कई लोगों को विरोध भी था, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह को, या जो युवा है उन लोगों को। तो ये नेहरू रिपोर्ट था। इसके बाद हम लोग अगला जो चलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और जहां पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी याद रखना है कि 28 में उसके पिताजी ने अध्यक्षता किया था, और 29 में जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भी निर्णय लिया गया था। और इसीलिए आपको पता होगा कि जैसे सवाल आता है यदि कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, जबकि ये 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 1929 को। तो इसमें 16 जो अनुच्छेद है वो तो लागू हुआ, लेकिन बाकी अनुच्छेदों को नहीं लागू किया गया वो 26 जनवरी को, क्योंकि हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हर साल जो 26 जनवरी है उस दिन को हम लोग क्या है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए उसको बढ़ाकर फिक्स किया गया कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ या करना है, ऐसे करके। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कई सारे सवाल हमारा बनता है। इससे आगे हम लोग आते हैं कि 1931 का। तो 1931 ये जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के एरिया में हुआ था, और कराची में इसकी अध्यक्षता
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इसमें एक गांधी इरविन की समझौता की स्वीकृति मिली थी, गांधी और इरविन। और इसी समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था जो 30, 31, 32 में चला। तो गांधी जी को मनाने के लिए कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, इसलिए ये गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और मौलिक अधिकारों का यहीं पर संकल्प लिया गया था। ये इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला हमारा अधिवेशन आता है 1934 का बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। और इसी के पश्चात जानते हैं जब 1935 आता है तो भारत शासन अधिनियम लागू होता है। तो इसके बाद वो इसका बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ या हमारे लिए वो अच्छा रहा और आज भारतीय संविधान का अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही लिया गया है। फिर आगे जो अधिवेशन है वो 1936 का लखनऊ अधिवेशन है। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और इस समय समाजवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया था कि जो भी हमारा समाज है वो समाजवादी मतलब सामूहिक या गवर्नमेंट के रूप में चले। और इसके बाद 1937 का आता है। तो इस अधिवेशन का खासियत यह है कि फैजपुर प्रथम वह अधिवेशन था और ये जो है ये गांव में हुआ था। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रथम अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था। तो ये बात का हमको ध्यान रखना है। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें कई प्रस्ताव किसानों और मजदूरों के लिए भी पास किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम गांव में हुआ था, बाकी सब बड़े बड़े शहरों में हुआ था। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि यदि आपको मान लो सवाल आ जाता है कि यह कहां पर है, तो यह कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। जो फैजपुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है, MH है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। कई अधिवेशन ऐसे हैं जैसे बेलगाम पूछता है तो कभी कभी पूछ देता है बेलगाम कहां पर है, तो वहां पर उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कर्नाटक में है, क्योंकि ये गांव में प्रथम था तो गांव में हुआ है। तो फैजपुर जैसे कहां हुआ? तो गांव में। कहां है? तो ये जो जिला आता है इसका यदि बोले तो जिला है वो जलगांव है और प्रदेश बोले तो महाराष्ट्र है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, फैजपुर 1937 में। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में। ये क्यों मशहूर है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के लिए मशहूर है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने थे, तो वास्तव में कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो वास्तव में सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक 1939 में भी बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन गांधी जी से विवाद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसी समय राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना किया गया था 1938 में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जब 1939 का अधिवेशन हुआ जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब इसमें वोटिंग हुआ तो गांधी जी जो द्वारा समर्पित उम्मीदवार है वह हार गया था और गांधी जी ने खुद फिर कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र जी बोस का विवाद हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्योंकि उसको वो अपना हार स्वीकार किया महात्मा गांधी जी ने, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। कुछ मतभेद हो गया 1939 में और उसी के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इसने इस्तीफा दे दिया तो ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में आता है कि इसने फिर से अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1940 का जो अधिवेशन है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये किया था अध्यक्षता, और इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब सब लोग सभी जगह जा जाके इसका प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना, जो कि आगे फिर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब होने वाला था। तो ये कहां पर हुआ था? रामगढ़ में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बहुत समय तक अधिवेशन लगभग नहीं हुआ और फिर इसकी ये अध्यक्ष अगला जो है वो सीधा हुआ 1946 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था। तो 1940 से लेकर 1945 तक कोई भी 41 से 40 में हुआ था, फिर 41 से ये 5 सालों में कोई भी अधिवेशन यहाँ का नहीं हुआ था। तो फिर सीधा 1946 में हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि 1946 में जब यहाँ पर जो संविधान के लिए कैबिनेट मिशन आया था, तो उस समय भारत स्वतंत्रता की प्रशासनिक तैयारियों के लिए ये बैठक हुआ था। तो ये 1946 का अधिवेशन, इसी समय कैबिनेट मिशन आया था भारत। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है हमको। और इसके बाद होता है 1947 का अधिवेशन, और 1947 का अधिवेशन होता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी बन गया था 1911 में। और तो सबसे जो अपनों की भारत को स्वतंत्रता मिलने की पूरी तैयारी हो गई थी। पहले तो जून में ही स्वतंत्रता देने का ये था, लेकिन वो अगस्त तक चला गया। और स्वतंत्र भारत की नीति और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई, क्योंकि अंतरिम सरकार का भी गठन होना था। तो कौन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी चीज है या मंत्री बनेगा, उन सारी चीजों के लिए इस पर चर्चा किया गया और अंतरिम सरकार का भी इसी दौरान गठन किया गया था। और
इस प्रकार से ये जो है ये सबसे आखिर और बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन था। तो इस प्रकार से ये जो अधिवेशन हम लोगों ने देखा, ये प्रायः एग्जाम में आने वाले अधिवेशन है। तो यदि ये वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को, और आगे ऐसे ही जीएस और सीसेट तार्किक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।